एक यागी एंटेना के जो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर, ड्रिवन एलिमेंट और रिफ्लेक्टर, इनमें से जो बीच वाला है ये ड्रिवन एलिमेंट, ये असल में ये रोड जो है ये 2 हिस्सों में कट है यहाँ से, तो ये एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। तो इस प्रकार ये डाइपोल है। किसी भी एंटेना के लिए डाइपोल एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। एक समय एक पोल पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, और उसके कुछ क्षण बाद ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। किंतु इस रेडियो का जो विप एंटेना है ये तो एक ही पोल हुआ, इसका दूसरा पोल कहाँ है, इसका मिसिंग हाफ कहाँ है, इस बात को जानते हैं आज के वीडियो में। और साथ ही एंटेना से जुड़े आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। साथियों नमस्कार। एंटेना से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आपको एंटेनास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन रेडियोस में आपको अनेक रेडियो से जुड़े ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें रेडियो की जुड़ी तकनीक को जो है बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही वीडियोस में वो वीडियोस थे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ वगैरह क्या होती है, एंटेना कैसे सिग्नल्स पकड़ लेता है, और एक वीडियो था 1 ही मिनट में बनाए एक तार से एंटेना, जिसमें मैंने λ/4 रूल भी एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे सभी वीडियोज़ आप जा कर के देख सकते हैं। उनके बाद जो ये वीडियो है ये और भी सेंस बनाएगा आपके लिए। साथियों का एक क्वेश्चन पोलराइजेशन से भी रिलेटेड रहता है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन। आपको जब मैंने वीडियो में यागी एंटेना बनाया तो वो इस तरह से ज़मीन के समानांतर आपने देखा, किंतु उसको ज़मीन के 90 डिग्री के कोण पे इस तरह से भी किया जा सकता है। ये है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के लिए और ये है वर्टिकल पोलराइजेशन के लिए। एंटेना का सिद्धांत बिल्कुल सरल है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वाइब्रेट करते हैं, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट अगर किसी मेटल को दे दिया जाए तो वो मेटल जो है हवा में वेव्स छोड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ेगी, जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे वाइब्रेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर वाइब्रेट होंगे और स्पेस में फैल जाएंगे। अब जो ये स्पेस में वेव्स फैल गई हैं, इनके आगे रास्ते में अगर कोई मेटल की बॉडी आ गई, जैसे यागी एंटेना आ गया, तो उस एंटेना के इलेक्ट्रॉन फिर से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगा उसमें, जिसको कि रेडियो को दे दिया जाएगा, और यही करंट जो है वो रेडियो के लिए सिग्नल है। जो वीडियोस मैंने बताए थे जिनको आप प्लेलिस्ट्स में जाकर देख सकते हैं, उनमें यही सब बातें बहुत डिटेल में बताई हैं। किंतु यहाँ मुख्य बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे आपके आसपास का कोई FM स्टेशन है, तो वो जो सिग्नल छोड़ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे वाइब्रेट हो सकता है या तो ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में वाइब्रेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलते हैं, और वर्टिकली वाइब्रेट हो रहा है तो इसे वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। मुख्यतः पहले जो स्टेशंस थे वो वर्टिकल पोलराइजेशन में ही सिग्नल छोड़ते थे, तो यानी यागी जो था वो उसकी बजाय ऐसे लगा हो तो ज़्यादा काम करता। किंतु अब जो आधुनिक रेडियो स्टेशंस जो हैं वो सर्कुलर पोलराइजेशन जो एंटेनाज हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किसी भी तरह आप यागी को यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यागी में जो डाइपोल है, यानी जो बीच वाला एलिमेंट है जो कि यहाँ बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो जब सिग्नल इससे टकराता है, वेव जब इससे टकराती है, तो एक बार जो है वो दोनों में इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे इस तरफ और एक बार इधर भागेंगे। 1 सेकंड में ये अनेकों बार, लाखों करोड़ों अरबों बार भी जो है इस प्रकार वाइब्रेट हो सकते हैं। वो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होंगे जिस फ्रीक्वेंसी का पीछे से सिग्नल आ रहा है। तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भाग रहे हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स जो है छोड़ गए, वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया, दूसरे एलिमेंट में ज़्यादा आ गए, वो थोड़ा नेगेटिव हो गया। लेकिन जब ये इधर आएंगे तो समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव होने की डायरेक्शंस बदलते रहते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स से जुड़ी तार नीचे जब आती है और आपके रेडियो से वो जुड़ती है, तो इस प्रकार की जो ये वाइब्रेटिंग वोल्टेज जो है, या कह लीजिए वाइब्रेटिंग करंट जो है, वही आपके रेडियो का सिग्नल है। सो रेडियो का जो विप है ये तो एक ही एलिमेंट हुआ,
इसका दूसरा एलिमेंट कहाँ है? इसके दूसरे एलिमेंट को बोलते हैं काउंटर पॉइज, और ये काउंटर पॉइज जो है रेडियो में ही होता है। इसका हमें पता नहीं होता कि इसके अलावा विप का एक दूसरा हिस्सा भी है क्या। सो विप एंटीना जहाँ रेडियो में कनेक्टेड है उस टर्मिनल तक एक और वायर लाई गई है, चाहे वो रेडियो की बॉडी से लाई गई हो, चाहे सर्किट बोर्ड से लाई गई हो, और ज़रूरी नहीं है सिंपल वायर हो। इसमें जो है सर्कुलर, जिसको कि कोयल बोलते हैं, वैसा कुछ कोयल टाइप कुछ बना रखा हो, या कुछ भी ऐसी अरेंजमेंट। सो जो रेडियो का एफएम सर्किट है जो कि डीमॉड्यूलेट करेगा एफएम वेव को, उस तक जो है एक वायर पहुंचाई गई है विप एंटीना की जड़ से, और एक वायर पहुंचाई गई है इससे काउंटर पॉइज की जड़ से। तो दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा पोल जो है इस विप का, वो काउंटर पॉइज है। कई बार आपने देखा होगा जब आप एरियल को छूते हैं, इस विप को छूते हैं, तो सिग्नल बढ़ जाता है। आपकी बॉडी एक काउंटर पॉइज का काम कर रही है। कई बार जब आप इस रेडियो को पृथ्वी पर रख देते हैं तब इसका सिग्नल बढ़ जाता है, पृथ्वी वहाँ काउंटर पॉइज का काम कर रही है। तो खासकर से इस विप एंटीना में जो वेव्स यहाँ टकराती हैं, बिल्कुल जड़ में टकराती हैं, वो मैक्सिमम करंट पैदा करती हैं। यहाँ एक स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट भी है, जिसको मैं भविष्य के किसी वीडियो में अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ बताऊंगा। किंतु स्टैंडिंग वेव बेस्ट तरीके से बनती है जब वेव्स यहाँ टकराएं। ये इसका फीड पॉइंट है। साथ ही जो डाइपोल, जो ड्रिवन एलिमेंट है, जो यागी के जो बीच वाला एलिमेंट जो बीच में से कटा हुआ है, उसका ये जो बीच में कटा हुआ पॉइंट है, यहाँ जो वेव्स आ रही हैं वो मैक्सिमम करंट पैदा करती हैं। स्टैंडिंग वेव उन्हीं की वजह से बनती है। एक बात और, जो λ/4 रूल मैंने बताया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हालांकि मैंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि जो एक्चुअल में हो रहा है 100% वैसा ही मैंने नहीं बताया था, लेकिन जैसा मैंने बताया था उससे कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी परफेक्टली समझ सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखिएगा ज़रूर। सो वैसे तो λ/4 इसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन कई बार छोटी लेंथ के एंटीनाज आते हैं। ऐसे केस में अंदर जो है एक कोयल यूज़ की होती है, ताकि वो कोयल और ये विप एंटीना कंबाइन होकर जो है λ/4 का काम करें। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स इन विप एंटीनाज में मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं साइज़ में, बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस कवर नहीं कर पाते। कोई भी ये न सोचे कि जो λ/4 डिस्टेंस है वो एक इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, किंतु एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे को, उसने दूसरे को, उसने दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो है ये लाइट की स्पीड से होता है। सो जो विप से वेव टकरा रही है आकर, वो वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, और विप में जो है इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट हो रहे हैं, और एक परफेक्ट कम्बिनेशन बनती है, एक सिंक्रोनाइजेशन होती है जब विप की लेंथ λ/4 होती है। इवन यागी एंटीना में भी जो ड्रिवन एलिमेंट है उसका कोई जो आधा हिस्सा जो है ये λ/4 है और ये λ/4 है। दोनों पोल जो डाइपोल हो गए, दोनों पोल कंबाइन होकर λ/2 बनते हैं। λ/2 ही परफेक्ट सॉल्यूशन है जब स्टैंडिंग वेव जो है वो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करे। आशा साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो एडवांस्ड जो लर्नर्स हैं एंटेना के, वो इससे भी बहुत कुछ जानते हैं, किंतु जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आज का वीडियो डेफिनेटली एक रास्ता खोलता है आगे और सीखने और जानने का। चैनल पर आगे प्रयास रहेगा साथियों ऐसे ही दूसरे वीडियोस लाने का और एंटेना को एक्सप्लेन करने की दिशा में और आगे जाने का। नमस्कार।